तक बताएं मुझे किस किस को समझ में आई है बात। रिदा, हैदर, वकार, क्लियर हुई बात कि नहीं हुई? देखें, आप लोगों को ना एक चीज मैं साथ साथ भी समझाती जाऊं। करंट अफेयर्स कॉन्सेप्ट क्लियर करने का नाम नहीं है। ठीक है। क्योंकि मोस्टली जो टीचर्स हैं, जो एकेडमीज हैं, मैं नाम नहीं लूंगी, स्टूडेंट्स को इसी तरह कहा जाता है कॉन्सेप्ट क्लियर है, सवाल पेपर में लिखाएंगे। आप देखें, सवाल क्लियर होने का मतलब क्या है? आपको कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो क्या बच्चे आइंस्टाइन का दिमाग लेके बैठे हुए हैं कि वहां पे जाके अपने आप ही सारी चीजें दिमाग से निकलती जाएंगी और बच्चे कलम पकड़ के जो है ना लिखते जाएंगे? आपने जो टॉपिक पढ़ा है आपने वो याद करना है। ये मैंने 10 आर्ग्यूमेंट्स आपको पढ़ाए हैं कि डेट ट्रैप है, आपने ये 10 आर्ग्यूमेंट याद करने हैं पेपर के लिए। जिस तरह आप लोग मैट्रिक के पेपर देते थे, इंटर के देते थे, ग्रेजुएशन के देते थे, आपको चीजें याद करनी पड़ेंगी। ठीक है। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना एक अलग चीज है कि आपने लेक्चर समझ लिया, आपने टॉपिक समझ लिया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होने के साथ पता भी तो चले 20 नंबर के सवाल में लिखना क्या है। कॉन्सेप्ट लिख के आ जाए खाली। ठीक है। तो जो चीजें मैं पढ़ा रही हूँ, 10 अगर आर्ग्यूमेंट्स मैंने आपको डेट ट्रैप के बनाए बताए हैं, तो इकोनॉमिक रिवाइवल के भी 10 आर्ग्यूमेंट्स आपने याद करने हैं। बात समझ में आई है कि नहीं आई, बताएं मुझे। तो चीजों को आपने याद करना सीखें, ना कि आप लोग सिर्फ अपने पास नोट्स बना बना के तो बात बस, मैम टॉपिक हमारा क्लियर हो गया, ये तो मैंने किया था। भाई करने का कोई फायदा नहीं है कॉन्सेप्ट क्लियर तब तक जब तक आप लिखे नहीं। हाँ। देखिए, हम उन इकोनॉमिक प्रॉब्लम से बहुत दूर निकल आए हैं रिदा, हम उन इकोनॉमिक प्रॉब्लम से बहुत दूर निकल आए हैं। मैंने बहुत से टीचर्स ऐसे देखे हैं कि फॉर एग्जाम्पल, मैं हमारी इंग्लिश की क्लास चल रही थी रिदा, मैंने बहुत से टीचर्स ऐसे देखे हैं जो एग्जाम्पल वो 10 साल पहले बच्चों को कवर करवा रहे थे ना, अंग्रेजी की एक एग्जाम्पल है, 10 साल बाद भी बच्चों को वही एग्जाम्पल करवा रहे हैं अपने लेक्चर के अंदर। भाई टाइम चेंज हो गया, आपका अंग्रेजी का पेपर बदल गया, आप बच्चों के डिफिकल्टी लेवल चेंज हो गया है, आप उसके अकॉर्डिंग अपने लेक्चर्स को चेंज करें। ठीक है, आप पेपर एनालिसिस करके चीजों को चेंज करें। इसी तरह इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स बहुत पीछे छोड़ा है, हमें पता है, एग्जामिनर को भी पता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स चल रही हैं। लेकिन आप एक चीज देखें कि मेन गेम क्या है आपकी, आपसे पूछा क्या जा रहा है पेपर में। ठीक है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स वाले सवाल आप सीधे सीधे नहीं आते पेपर में, मसला ये है। लेकिन बात फिर वही कहते हैं ना, हम क्या ही किसी को कह सकते हैं, बच्चों को वही 5 साल पुराना डाटा पढ़ा के फारिग कर देते हैं कि जाएं बाकी आप करते रहें काम। यही मसला आता है, फिर बच्चे कहते हैं कि मैम हम 6 6 महीने तैयारी करते हैं, साल साल हमें लग जाता है तैयारी करने में, हमारी चीजें कवर नहीं होती। सीएसएस, एक बात याद रखें, आपका सीएसएस है कोई भी कंपेटिटिव एग्जाम है, सही स्ट्रेटजी है तो आप 6 महीने में करके भी क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर स्ट्रेटजी आपकी खराब है तो आप 6 साल भी लगे रहेंगे ना तैयारी करने, सीएसएस कोई नहीं होना आप। ये चीज याद रखिएगा, स्ट्रेटजी सही रखें। ठीक है। 20 सवाल तैयार कर लें करंट अफेयर्स के, करें सुथरे तैयार कि भाई इसमें से हमारे तकरीबन 7 सवाल तो पेपर में आपको पूछ ही लेगा, 6 सवाल जिसमें मैं 4 अटेम्प्ट कर रहा हूँ। ठीक है। ना कि आधा इधर से उठाया टोटा, कोई इधर से उठा लिया, कोई इधर से उठा लिया, तो कोई सर पाव ही नहीं है क्वेश्चन का। ठीक है। अब आप लोगों को क्वेश्चन का आइडिया तो है ना कि अगर हमें आईएमएफ के ऊपर सवाल आता है, सवाल आएगा कैसे, पेपर में एग्जामिनर पूछेगा कैसे। तो आप एक चीज देखें, ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करेंगे जब हमारे ब्रेन में कुछ होगा ही नहीं। कितनी ही ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लेंगे, 4 पॉइंट्स पता चल जाएंगे ब्रेनस्टॉर्मिंग करके। हाँ, तो यही है ना महानूर, ब्रेन स्टॉर्मिंग। रिदा देखिए, ब्रेन स्टॉर्मिंग हम नहीं कर सकते। मैं बच्चों को ये भी कहती हूँ कि आप जो मेरे पास, आप लोगों ने जो ऐसे की प्रैक्टिस करके ऐसे की आउटलाइंस बनानी है वो भी याद करनी है। आप कभी ये चीज देखिएगा, मैं आज आपको एक टेस्ट देती हूँ आउटलाइन बनाने के लिए, आप वो मुझे आउटलाइन बना देंगे। 10 दिन बाद मैं आपको सेम टॉपिक दूंगी आउटलाइन के लिए कि भाई मुझे आउटलाइन बना के बता दें, आपको भूल जाएगा। ये आप आजमा के देख लें। ठीक है। तो आपको अपनी ही लिखी हुई चीजें, अपने ही नोट्स को याद करना है, बच्चों की तरह पकड़ पकड़ के याद करें अपने नोट्स को। ठीक है। हेडिंग्स याद करें, डाटा याद करें, याद करना पड़ेगा। ठीक है। और ज्यादा आसान काम पता क्या होता है, सवाल है ना, सवाल में आप हेडिंग्स याद कर लिया करें मोस्टली। हेडिंग्स याद हो ना, अंदर कॉन्सेप्ट बच्चे ने खुद ही लिख के आना हो। ठीक है। जैसे अगर मैं आप लोगों को एक हेडिंग बता देती हूँ कि भाई डेट ट्रैप है, उसके अंदर हमारे पास एक हेडिंग आती है कि हमारा जो डेट, सर्कुलर डेट है वो इंक्रीज है, आप लोगों को याद है सर्कुलर डेट की हेडिंग बनानी है, अंदर लिखना आपने अपनी लफ्जों में है। ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट तो लिखेंगे नहीं, लेकिन एटलीस्ट हेडिंग्स तो याद करें आप लोग, ताकि आप लोगों को पेपर में हेडिंग्स याद आएंगी तो अंदर लिखने वाला मटेरियल आपका दिमाग निकाल लेगा अंदर से। ठीक है। जब क्वेश्चन क्या मटेरियल ही नहीं याद रहेगा, हेडिंग्स भी नहीं याद रहेंगी, तो लिखना क्या है।
तो प्लीज ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोग सबसे कि अगर पास करना चाहते हैं तो चीजों को याद करना भी सीखें। इसीलिए मैं ये चीज कहती हूँ कि जहां पे आप लोग लेक्चर्स लेते हैं वहां पे टेस्ट सीरीज लाजमी दिया करें, ठीक है। और टेस्ट सीरीज जब भी देनी है तब याद करके देनी है, चाहे थोड़ा याद करके लिखें या ज्यादा करके लिखें। याद करके लिखे चाहे गलत लिख के दें, लेकिन आपको पता तो होना कि आपका दिमाग 1 घंटे के अंदर इतना पढ़ रहे हैं या 1 घंटे के अंदर इतना याद कर सकते हैं हम, या मैंने इसको याद किया तो मुझे कितना याद रह गया पीछे। तो वो आप लोगों का अपना टेस्ट हो रहा होता है, ठीक है। तो लाजमी चीजों को याद किया करें। अब मैंने इसके ऊपर आप लोगों के लिए आउटलाइन भी बना दी हुई है, ऐसे की आउटलाइन भी बनाई हुई है। अब बात यह है कि आप लोगों को लेक्चर खत्म होने के बाद मैंने ऐसे की आउटलाइन भी देनी है बनाने के लिए। दूसरा स्टेप आप लोगों को मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए भी देना है, ठीक है। अब वो चाहे आप ऊपर से देख के लिखें क्वेश्चन या जुबानी करके मुझे भेजें, वो आप लोगों की अपनी मर्जी है, लेकिन याद आप लोगों ने लाजमी करना है, ठीक है। अच्छा आ जाए। अब हमारा नेक्स्ट जो पार्ट आता है वो भी कर लेते हैं, जो ये कहेंगे कि इकोनॉमिक रिवाइवल है, क्योंकि जाहिर बात है अगर ईदा कहती हैं डेट ट्रैप है, महानूर कहे मैम नहीं इकोनॉमिक रिवाइवल है, वो आपकी अपनी मर्जी है। आप डेट ट्रैप की साइड पे भी जा सकते हैं, आप इकोनॉमिक रिवाइवल की साइड पे भी जा सकते हैं। मैंने दोनों के पॉइंट्स लिखवा दिए हैं ताकि आप लोगों को मसला ना हो कि मैम हम इस साइड पे जाएंगे उस साइड पे जाएं, हमारे पास इसके पॉइंट्स कम है इसके ज्यादा। मैंने दोनों के बराबर लिख दिए हैं ताकि आप लोगों को मसला ना हो। क्लियर है? एक दफा हाजिरी लगवा दें। सारे जरा उठ जाए ना। अच्छा जी। आज नम्रा, हमारे पास सबसे पहला पॉइंट इकोनॉमिक रिवाइवल का क्या आता है। इकोनॉमिक रिवाइवल का सबसे मेन पॉइंट उन्होंने ऊपर लिखा है कि भाई आप लोगों का जो आईएमएफ बेल आउट पैकेजेस हैं उन्होंने आप लोगों के लिए जो काम किया है, स्टैंड बाय एग्रीमेंट 2023 के अंदर जो हुआ उसका काम किया कैसे। अब आसान अल्फाज में सुने। देखें, आपका ये है कि पाकिस्तान का जो लिक्विड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है ना, जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है, ठीक है, वो हमारा ड्रॉप होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, ठीक है। यानी हमारा जो लेवल है, देखिए मैंने आप लोगों को एक चीज पहले भी बताई थी कि चाहे हम लोग अपने मुल्क के अंदर नोट प्रिंट करते हैं या हम ट्रेड करते हैं, हम कुछ भी करते हैं, हमारे पास पीछे डॉलर रिजर्व होना चाहिए कि अगर हमारे पास इतने बिलियन डॉलर है तो उतने नोट हम मुल्क के अंदर इशू कर सकते हैं। अगर हमारे पास इतना लिक्विड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पड़ा है तो इतनी ट्रेड हम लोग कर सकते हैं किसी और कंट्री के साथ, ठीक है। तो वो कहते हैं कि जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है वैसे वैसे टाइम के साथ जो है आप लोगों की करेंसी डीवैल्यूएट होती गई, तो आप लोगों का पाकिस्तान का जो फॉरेन लिक्विड आप लोगों का जो फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज रिजर्व था वो ड्रॉप होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से हालात क्या हुए कि पाकिस्तान की इंटरनेशनल ट्रेड रुक गई, ठीक है। अब इसी चीज से बचने के लिए उन्होंने कहा कि ये लोग जाते हैं कहाँ पे, आईएमएफ के पास पैसा लेने के लिए, और जो पैसा मिलता है वो डॉलर्स में मिलता है, वो आप फॉरेन एक्सचेंज भी रख सकते हैं अपनी साइड पे। तो एक तो ये आ गया कि ये इकोनॉमिक रिवाइवल है। क्लियर होगी बात? बात समझ में आ गई? अच्छा, दूसरी बात देखें, वो कहता है कि आप लोगों का आईएमएफ जो बेल आउट पैकेज है ना पाकिस्तान के लिए, वो क्या है, ठीक है, वो एक इकोनॉमिक रिवाइवल है। किस तरह कि भाई आप लोगों का इकोनॉमिक रिवाइवल इस तरह है कि आप लोगों के देखें, वो कहता है कि एन एक्टिव आईएमएफ प्रोग्राम सर्व एज एन इंटरनेशनल सर्टिफिकेट ऑफ क्रेडिट वर्थीनेस। यानी अगर आप एक चीज देखें, आसान अल्फाज में मैं समझाती हूँ, मैं आसान अल्फाज में समझाती हूँ, मैं फर्स्ट पॉइंट बाद में बताती हूँ नंबर। देखें आसान अल्फाज में, वो कहता है कि अगर किसी बंदे को आईएमएफ से कर्जा मिल गया है ना, तो उसको सर्टिफिकेट मिल गया है कि भाई ये कंट्री 1 नंबर है, ठीक है, 1 नंबर है, ये पैसे हमें वापस दे रही है, तो इसको आईएमएफ ने कर्जा दे दिया है। तो इसी तरह अगर हम वर्ल्ड बैंक के पास कर्जा जाके मांगेंगे ना, तो वर्ल्ड बैंक देखेगा कि इसको तो आईएमएफ ने भी कर्जा दिया हुआ है, ठीक है, इसको मैं भी दे देता हूँ, ठीक है। इसी तरह आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक कहेगा इसको तो आईएमएफ ने कर्जा दिया हुआ है, मतलब जेन्युइन कंट्री है, ये फ्रॉड नहीं करेगी, तो इसको मैं भी कर्जा दे देता हूँ। तो आप लोगों की जो आईएमएफ बेल आउट पैकेजेस हैं वो आपका क्या काम करते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ क्रेडिट वर्थीनेस का काम भी करते हैं। क्लियर होगी बात कि हमारे लिए अनलॉक करते हैं, आप बाकी भी कहीं और जाके भीख मांगा है, ठीक है। मतलब मेरी साइड से अगर बात करें तो मैं आईएमएफ बेल आउट पैकेजेस को इकोनॉमिक रिवाइवल मानती नहीं, ठीक है। क्योंकि इसकी वजह से देखें हमारे लिए
बात अगर की जाए तो हमारे लिए कोई डेवलपमेंट प्रोग्राम्स तो नहीं ना ओपन किए जा रहे। अगर हम बात करें तो कोई डेवलपमेंट प्रोग्राम, कोई सोशल प्रोग्राम्स तो नहीं ऐड किए जा रहे ना। या हमें कह दिया जाए कि आपके 10 साल गुजर गए हैं तो पुरानी किस्त हमने माफ कर दी है। वो कह रहे हैं कि मजीद आपके लिए हम दरवाजे खोलेंगे भीख मांगने के, आप फलाने के पास भी पैसे मांगने चले जाएं। ठीक है। वो इसको इकोनॉमिक रिवाइवल कहते हैं कि आपके पास और ऑप्शंस हम दे रहे हैं, आईएमएफ आपको देता है ये। ठीक है। तो ये आपका एक इकोनॉमिक रिवाइवल उसने बना दिया है। क्लियर होगी बात। अच्छा सईदा बच्ची, मैंने ऊपर ये बताया है आपको कि आपका जो फॉरेन रिजर्व है ना, पाकिस्तान जब ट्रेड करता है या नोट इश्यू करने हैं तो आपके पास ना, आपकी आपकी इकोनॉमी के पास, आपके स्टेट बैंक के पास ना एक स्पेसिफिक, हाँ, एक स्पेसिफिक ट्रेड डॉलर्स में ही होती है, रुपये के अंदर कौन सी ट्रेड होती है, नहीं होती। तभी तो डी डॉलराइजेशन वाला सिस्टम आ रहा था। ठीक है, तभी तो डी डॉलराइजेशन वाला सिस्टम ये लेकर आ रहे थे कि भाई डॉलर की हेजमनी को खत्म किया जाए, हर चीज डॉलर में, हर चीज डॉलर में। ठीक है। अगर हम बाहर से अपने मुल्क में कोई चीज मंगवा रहे हैं ना, वो पेमेंट भी हमने डॉलर में करनी है। मसला ये है फिर जब हम उसको कन्वर्ट करते हैं पाकिस्तानी रुपये के अंदर, कि अगर इतने डॉलर हैं तो पाकिस्तानी रुपये कितना बनेगा, बात समझ में आई है। ठीक है। अब आप एक चीज देखें कि आप जब ट्रेड करते हैं बाकी मुल्कों के साथ, तो आपके पास एक स्पेसिफिक डॉलर का, एक डॉलर, एक कह लें कि लिक्विड फॉरेन रिजर्व आपके पास मौजूद होना चाहिए। ठीक है। लेकिन हालात ये है कि हमारी करेंसी डीवैल्यूएट कर रही है, जिसकी वजह से हमारा फॉरेन जो रिजर्व रेट है, जो रिजर्व है, फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज रेट, वो हमारा खत्म होता जा रहा है, पीछे से रिजर्व खत्म होते जा रहे हैं। जिसकी वजह से वो रिजर्व जो आपका एक्सचेंज है, वो उसको दोबारा हासिल करने के लिए हम पैसे लेने चले जाते हैं, डॉलर मिल जाते हैं, फिर हम रख लेते हैं अपने पास, फिर हम ट्रेड कर लेते हैं। बात समझ में आई है, ये पहला पॉइंट ये है। वकार, आपको भी बात समझ में आ गई है। अच्छा, अब इसके अंदर भी जो थर्ड वाला पॉइंट है, ये भी सेम वही है जो मैंने फर्स्ट वाला आप लोगों को पढ़ा दिया है। रिवाइवल, रिवाइवल ऐसे ही हुआ ना कि जो फॉरेन रिजर्व ही खत्म हो गया, फॉरेन रिजर्व खत्म हो गया, ट्रेड कैसे करेंगी आप सईदा। न कहाँ से पैसे लेके आएंगी, हाँ, कहाँ से पैसे लेके आएंगी, किधर से रिजर्व रखेंगी तो ट्रेड शुरू करेंगी। ठीक है। अब आप एक चीज देखें ना, आपके पास पैसे खत्म हो गए हैं, आप घर वालों से मांगेंगी ना पैसे दे दें, अगर मांगेंगे नहीं तो फिर कैसे कोई किताब खरीदने जाएंगी मार्केट से। ठीक है। अब मैं, मेरे पास पैसे खत्म हो गए, मैंने सूट खरीदना है जाके, ठीक है, तो मैं एक ही सूट में गुजारा कर लूं। ठीक है। अब मैं किधर से पैसे लाऊंगी, मैं मांगूंगी तो पैसे आएंगे ना। ठीक है। मेरे पास अल्लाह की तरफ से तो पैसे ना, मैं कुछ कर रही हूँ। ठीक है। तो ये इनडायरेक्टली ट्रैप ही है ना, लेकिन हमारे लिए तो वो है ना कि हमें वक्ती तौर पे तो सुकून दे दिया कि पैसे मिल गए हैं। वलीदा बात है, उधार उधार ही होता है। ठीक है। लेकिन उस टाइम पे हमें पैसे तो दिए हैं ना उसने, दे तो दिए हैं ना पैसे, वो इस सीन में कह रहा है मैंने दिए तो है ना पैसे, आईएमएफ कहता है मैंने दिए तो है, तुम जाके किसी और से मांगो, ऐसे तो तुम डिफॉल्ट कर जाते। बात समझ में आई है। ठीक है। डिफॉल्ट तो वैसे भी हमने करना था। ठीक है, कि हमारे पास एक्सचेंज रिजर्व खत्म हो गया है, डिफॉल्ट कर जाना था, बैंकरप्ट हो जाना था, दिवालिया निकल जाना था। तो वो कहते हैं कि मैंने तुम लोगों को दिवालिये से बचाया है, बैंकरप्ट होने से बचाया, मैंने पैसे दे के संभाल लिया तुम्हें, वो तो लहदा बाप पैसे फिर भी उसने मांगने हैं वापिस। बात समझ में आई है। ठीक है। अब यही चीज मैं सी पैक के अंदर बच्चों को कहती हूँ कि सी पैक के ऊपर भी सवाल इस तरह आता है कि डेट ट्रैप है कि इकोनॉमिक रिवाइवल है। ठीक है। अब उसके अंदर मैं उसको सी पैक को डेट ट्रैप कहती हूँ, कुछ इकोनॉमिक रिवाइवल कहते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी सड़कें बन गई हैं, इतने प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, डैम बन गए, ये बन गए। भाई जितना कुछ बन रहा है, चाइना ने कर्जे दिया है हमें, सूद समेत कर्जा वापस लेना है। उसने हमें कहा है कि अगर आप मेरा कर्जा 5 साल के अंदर, 2 साल के अंदर अदा नहीं करेंगे तो उस डैम के ऊपर मेरी मलकियत होगी, वो डैम मेरी मलकियत बनेगा। तो आपको लगता है कि हम कर्जा वापस कर सकते हैं सी पैक का भी, जो डैम्स वगैरह हम लोग बनवा रहे हैं सारे, नहीं कर सकते। और एट दी एंड हालात ये होना है कि वो सारे उधर आपको चाइनीज ही मिलेंगे, उस एरिया में चाइना का कब्जा हो जाएगा, जो जो प्रोजेक्ट हमारे सी पैक के अंदर आ रहे हैं। तो यही सीन है ना इसका भी। अब हम चाइना को भी दोस्त कहते हैं अपना, आपके सामने, चाइना को भी तो दोस्त कहते हैं ना अपना। ठीक है। वो भी ये कहता है कि मैंने सी पैक के अंदर पाकिस्तान की इकोनॉमी को ऐसे करा दिया, ये करा दिया। लेकिन बात तो फिर भी वहीं पे है कि हम तो डेट ट्रैप में है। इसीलिए तो कहते हैं रेवेन्यू इतना जनरेट नहीं होता ना हमारे पास, तभी तो कहते हैं टैक्स टू जीडीपी रेशियो लो है हमारी, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा लो है। उसका पीछे, हाँ,
उसका पीछे रोना भी यही है कि हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं लेकर आ सकते, हमने वही काम करना है जो हमें आईएमएफ ने कंडीशंस लगा देनी है। अगर हम खुद कोई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म लेकर आएंगे, कुछ भी करेंगे, तो आपका आईएमएफ कहेगा ऐसा क्यों किया है, मैं आप लोगों को कर्जा नहीं दूंगा। पर कर लेना सीएसएस, कुछ नहीं होता, खैर है, एंजॉय करें। हाँ ना। अब बातें समझ में आ रही है कि हमारा मुल्क किस तरह एक डेट ट्रैप में, एक आपके मुल्क के हालात इतने खराब हैं इकोनॉमी के, आप इन्फ्लेशन को ठीक करने जाएंगे ना तो आपके मुल्क के अंदर कुछ और मसला बन जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट को सही करने जाएंगे पॉवर्टी बढ़ जाएगी, पॉवर्टी को सही करने के लिए जाएंगे आपकी करेंसी डिवेल्युएट हो जाएगी, उसको सही करने के लिए जाएंगे आपकी सप्लाई चेन खराब हो जाएगी। यानी मसले इतने बढ़ चुके हैं हमारे कि हमारा एक इंडिकेटर छेड़ेंगे ना तो दूसरा खराब हो जाएगा। ये मसला है। ऊपर से अल्लाह हो हमारे पास कोई इकोनॉमिस्ट भी नहीं है काम का कि कोई सही पॉलिसी यही बना दे। फिर बात वहीं पे आती है, हम कुछ नहीं कर सकते भाई, हमने कर्जा लेना है, हमें जो बाकी इदारों ने कहना है हमने करना वही है, आईएमएफ ने ये लगा दी शर्त तो ये लगा दी, ये मसले बड़े हैं ना हमारे साथ। ठीक है, इसीलिए तो कहते हैं हमारा मुल्क डेवलप कंट्री नहीं है। ठीक है, बस क्या कह सकते हैं। लेकिन आप लोगों को एक बात मैं ये भी बताती हूँ, जब अयूब खान का टाइम था उस टाइम पे पाकिस्तान ने जर्मनी को कर्जा दिया था, हमारा अच्छा दौर भी था। ठीक है, जब अयूब खान का टाइम था ना उस टाइम पे हमने जर्मनी को कर्जा दिया था। ऐसी बात है, ऐसी बात है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो अच्छी भी बात बता दो ना कि जब हमारा अच्छा टाइम भी तो था ना, जब हमने जर्मनी को अयूब खान के दौर में दिया था शायद कर्जा हमने जर्मनी को। लेकिन अगर जब अयूब नमरा, खैर आपने तो पास्ट वो इकोनॉमी का पढ़ा नहीं ना, जिन्होंने पढ़ा उनको पता है अयूब खान के दौर में तरक्की हुई थी बड़ी। लेकिन एंड के ऊपर उसके भी बड़ा एंड खराब हुआ था, क्योंकि उसने हालात ये हुए थे उस टाइम पे, जो जंग हो गई थी ना उसकी वजह से बहुत ज्यादा बगावत हो गई थी हमारी कंट्री के अंदर। खैर आज हम वापिस आ जाएं, हम आ जाते हैं। ठीक है, वो आपको कहता है क्या नाम है, आईएमएफ कहता है कि भाई मैं आपका सरप्लस करवाता हूँ। ठीक है, यानी आपका जो फिस्कल डिसिप्लिन है वो मैं आपका सही करवाता हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट को पुश करता हूं मैं। ठीक है, कि आप अपना टैक्स इंक्रीज करें, रेवेन्यू इंक्रीज करें, आप इंटरेस्ट पेमेंट ऐसे पे करें, वो अपनी तरफ से अपनी कंडीशंस का बता रहा है कि जो मैं कंडीशंस लगा कर देता हूँ, वो मैं जब देता हूँ तो वो आप लोगों के अपने मुल्क की बेहतरी होती है, वो मैं आपके इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए देता हूँ। क्लियर होगी बात? हम्म। इसी तरह आपका जो आईएमएफ है वो कहता है कि मैं आपके मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को स्टेबलाइज करता हूँ। मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पता किसे कहते हैं? इन्फ्लेशन आ गई आपकी, इंटरेस्ट रेट आ गया आपके मुल्क में, जो आपका स्टेट बैंक सेट करता है। तो वो कहता है कि मैं जब आप लोगों को कर्जा देता हूँ, मेरे कर्जे की वजह से क्या होता है कि आपके मुल्क के अंदर इन्फ्लेशन, महंगाई कम होना शुरू हो जाती है। ऑब्वियसली पैसा कंट्री के अंदर आएगा तो महंगाई कम होनी है, लेकिन बात नमरा वाली के है तो कर्जा ही ना। वक्ती तौर पे तो हमें सुकून मिल गया, लेकिन वो एटलीस्ट हमने देना तो है ना वापस। वो इस साइड पे नहीं आता कि आपने देना है, वो कहते देना तो है आप लोगों ने वापस, लेकिन वक्ती तौर पे मैंने आपके मुल्क के अंदर महंगाई तो कम कराई ना, मैंने आपकी करेंसी को डीवैल्यूएट होने से रोक दिया है ना। ठीक है, ये सीन वो करता है। एक्सचेंज रेट ट्रांसपेरेंसी, वही बात जो मैंने की है कि आपको डीवैल्यूएट होने से रोक देती हूँ मैं। ठीक है, इसके अलावा क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड्स, वो जो पीछे हम लोग पढ़ के आए हैं सारा कुछ। ठीक है, कि आपका जो क्रेडिट रेटिंग है कि भाई आप लोगों को एक साइड से कर्जा मिल रहा है तो आपको दूसरी साइड से भी मिल जाएगा। ठीक है, आप मैं इन्फोर्समेंट ऑफ इंस्टीट्यूशनल डॉक्यूमेंटेशन, यानी आए दिन ये नहीं कहते कि भाई आप अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को बेहतर कर लें। ठीक है, आप अपने फलाने सेक्टर के ऊपर ये वो तो कंडीशन की बात कर रहे हैं कि मैं आप लोगों को जब कहता हूं कि इस वाले सेक्टर के ऊपर टैक्स इम्पोज करें, तो उसका मतलब ये होता है कि मैं आप लोगों के मुल्क के अंदर जो प्रोग्राम्स हैं डॉक्यूमेंटेशन के, वो मैं इम्पोज करवाता हूं ताकि आपके मुल्क के अंदर से करप्शन कम हो सके। ठीक है, लेकिन आप एक चीज देखें ना, हालात तो फिर भी वहीं के वहीं रह जाते हैं। हमारे मुल्क के अंदर सिस्टम ये है कि गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। ऐसी बात है ना, गरीब मजीद गरीब होता जाएगा और अमीर, यही वही चीज है। टारगेट सोशल सेफ्टी नेट, सब वो कहता है कि फॉर फ्रॉम इग्नोरिंग द पुअर, रीसेंट आईएमएफ स्ट्रक्चरल मैट्रिक्स हैव मैंडेटेड द एक्सपेंशन ऑफ सोशल प्रोटेक्टिंग फंडिंग।
आपका आईएमएफ कहता है कि मैं आपके मुल्क के अंदर जो है ना सोशल सेफ्टी के लिए काम भी करता हूँ। जैसे मैं आपको कहता हूँ कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बात की मैंने, अब ये वो कहता है कि ये लोअर फैमिलीज को दिए जाते हैं, मैं इसके थ्रू इतनी इन्फ्लेशन के अंदर भी आपको कर्जा देकर तो इसके पैसे दे रहे हैं लोगों को 12-12 हजार। लेकिन बात वही है कि फिर वही कर्जा ही है ना, है तो कर्जा ही, मुफ्त के पैसे तो दिए नहीं। ठीक है, तो आगे ये है कि डेट देने पर हम ऑर्डर आता है आईएमएफ आई मीन टर्म्स कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट। देखिए ये किसने सवाल किया है, रुक जाए मैं आया सवाल। अच्छा सीधा आपने मेरे से सवाल किया, मैम काइंडली एक चीज क्लियर कर दे, डेट देने पर हमें ऑर्डर देता है आईएमएफ आई मीन टर्म्स, इंटर सिस्टमेटिक रूल्स क्यों डिस्टर्ब करते हैं हमारे। अब देखें आप एक चीज देखें, आप मेरे से कर्जा भी ले रही हैं और आप मेरी बात भी ना माने। ठीक है, ये तो नहीं है ना, आपको आईएमएफ कर्जा देगा, वो आपको कर्जा दे के साथ ये भी कहेगा कि तुम हर दफा कर्जा मांगने आ जाते हो, अब तुम अपने मुल्क में ये बेहतर करोगे तो तुम मेरी किस्त अदा कर पाओगे, अब तुम ये करो, तुम ये करो, तुम वो करो। तो उनके ऑर्डर्स मानना जरूरी है, कंडीशंस रख देता है वो उसकी मर्जी है आईएमएफ की, वो कंडीशंस क्यों रखते हैं। अब मैं हूं ना, मेरे पास कोई कर्जा लेने आएगा, मैं कंडीशन रख दूं कि 10 तारीख को मेरे पैसे वापस आ जाने चाहिए, ठीक है, इस 10 हजार के साथ मुझे 20 हजार ऊपर आपने सूद देना है, यानी मैं कंडीशन रख दूंगी, इतने मजबूर होंगे, आप कहेंगे ठीक है ओके आप पैसे बस दे दें हमें, हम आपकी सारी कंडीशंस मान लेंगे। तो हमारे पाकिस्तान में भी सिस्टम यही है ना, इकोनॉमी को बचाने के लिए हम लोग कहते हैं कि भाई किसी तरह पैसा आ जाए, कंडीशंस हम सारी मानेंगे। ठीक है, क्लियर होगी बात। उनको कोई फायदा नहीं देती, हमारा नुकसान होता है। वो सिर्फ अपनी तसल्ली करते हैं कि भाई इन्होंने हमारी कंडीशंस माननी है, ठीक है, अगर ये हमारी कंडीशंस मान रहे हैं तो हमारा कर्जा भी वापस करेंगे। ये है सिस्टम। हर कोई अपने लिए लगा हुआ है, हर कोई अपने लिए लगा हुआ है। ठीक है, दूसरी बात पे वही चीज जो पीछे हम पढ़ के आए थे सबसे पहले, आपकी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट रेट की बात करके आए, तो इसके अंदर वो कहता है कि भाई मैंने आपके मुल्क के अंदर बुनियाद रखी है एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की, यानी मैं ही आपके मुल्क में एक्सपोर्ट ज्यादा करवा रहा हूँ। ठीक है, मैंने आप लोगों को मॉडल दिया एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ का कि अपने मुल्क के अंदर जो है ना एक्सपोर्ट ज्यादा करें, ताकि आपके मुल्क के अंदर बाहर से पैसा ट्रेड हो, आपके मुल्क में जितनी चीजें बाहर बना के भेजेंगे उतना पैसा बाहर से आएगा। ठीक है, तो जाहिर बात है आपके पास पैसा आएगा तो आप हमारा भी कर्जा उतार देंगे, ये सीन है। अब आप एक चीज देखें ना, देखिए हमारे मुल्क में आईएमएफ किसका है, मुझे ये बताएं, आईएमएफ किसका है, वर्ल्ड बैंक किसका है, मुझे सबसे पहले ये बताएं ना, है किसके ये, कौन है पीछे। तो आप मुझे बताएं। हाँ, अब आप एक चीज बताएं कि क्या ये कंट्रीज चाहेंगी कि ये हमारे बराबर आए, इनकी इकोनॉमी एक चाइना यूएस के बराबर आया है तो हालात देखे क्या बन गए हैं। एक चाइना, ठीक है, ईरान बराबर आने की कोशिश, हालांकि वो इकोनॉमी के लेवल के ऊपर बराबर नहीं आ रहे थे, वो सिर्फ अपने साइड के ऊपर आपका यूरेनियम इनरिचमेंट की साइड पे थे। तो उन्होंने इस चीज में बर्दाश्त नहीं किया कि भाई उनके पास मजाइल या उनके पास वो कोई एटमी ताकत ना बन जाए या कुछ ना बन जाए, तो वो हमें ये बर्दाश्त करेंगे कि हमारी इकोनॉमी ऊपर आ जाए। वो तो कर्जा दे दे के नीचे बैठाई जाएंगे ना, कि बैठा रहे नीचे मानता रहे बातें। ये सीन होता है, इकोनॉमीज को उठने नहीं देते। जैसे हम हमारी कंट्री के अंदर सिस्टम है ना, आप इस एक कंट्री का सिस्टम बाहर लगा के, बाहर के मुल्कों में लगा के देख लें, एक बंदा यूएस है, एक फलाना है, तो वो कभी भी उठने नहीं देगा। ठीक है, यूएस कभी भी नहीं चाहेगा कि उसकी हेजमनी खत्म हो, उसकी जो एक वो बनी हुई है ना पावर बनी हुई है वो खत्म हो। हाय, अब अगला पढ़ लें कि हम रिकमेंडेशंस क्या देंगे। यही है बस, ये स्टेटमेंट भी आती है, ऐसे की स्टेटमेंट आई थी ना आपकी, बेगर्स कांट बी चूजर्स, ये ऐसे भी आई थी, ऐसे की स्टेटमेंट भी आ चुकी है, इस पे ऐसे भी आ चुका है आपका। अच्छा, अब इसकी रिकमेंडेशंस पढ़ लेते हैं कि भाई इंसानों से बाहर निकलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम अपना कर्जा उतार सकें। ठीक है, अब ये चीजें आपने पढ़नी है, ये मेरे पढ़ने वाले नहीं है कि एग्जेम्पशंस खत्म की जाए, एग्जेम्पशंस क्या खत्म की जाए। भाई आपकी मुल्क के अंदर भी तो हालात ये है ना कि गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर, जो एलीट क्लास है उसको टैक्स एग्जेम्प्ट कर देते हैं।
ठीक है। जैसे पीआईए खरीदी गई है, तो पीआई के ऊपर किसी ने टैक्स नहीं दिया, उनको टैक्स एग्जेम्प्ट कर दिया गया। क्यों किया भाई? वो भी तो टैक्स देना, हम लोग देते हैं, वो क्यों नहीं दे रहे? ठीक है। तो वो कहते हैं कि जितने लीड क्लास है या जितने आप लोगों के फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन या सैलरी क्लास है, इनके ऊपर टैक्स लगाएं भाई, ये टैक्स एग्जाम्प्ट खत्म किया जाए, सारे टैक्स दें, पे करें सारे। ठीक है। अच्छा, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट रेशो इंक्रीज की जाए आपकी टैक्स की। ठीक है। फिर आपका सर्कुलर डेट जो है उसको टैकल किया जाए। तो ये जो आईपीपीस के साथ आप लोगों ने फजूल के जो ये किए हुए हैं ना, आप लोगों ने, हम बिजली लें या ना लें पैसे हम आपको देंगे, भाई ये चीजें खत्म करें आप। ठीक है। ताकि मजीद हमारे ऊपर जो है ना बोझ ना पड़े, हमारे ऊपर मजीद कर्जा ना बढ़ता जाए। तो ये ना, ये सारी चीजें अब आप लोगों ने रीड करनी है कि इनमें क्या क्या जो है ना वो होता है, रिकमेंडेशंस क्या है आपकी। ठीक है। और ये है कि जिसको कोई पॉइंट ना समझ में आएगा वो आप लोगों ने मेरे से पूछ लेना है। इसके अलावा मैंने आप लोगों के लिए एक छोटा सा गिफ्ट भी रखा था आप लोगों के लिए, ऐसे के लिए एक आउटलाइन। ठीक है। आउटलाइन आपकी ये पाकिस्तान एंड आईएमएफ, डेट ट्रैप और इकोनॉमिक रिवाइवल। ठीक है। तो इसके अंदर ये मैंने सारी चीजें लिख दी हैं। अब आप बताएंगे हिस्टोरिकल एनालिसिस, अगर आप बताना चाहते होंगे आप बता सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा आप कहेंगे डेट ट्रैप है, डेट ट्रैप इस तरह आपने बना दी। ठीक है, पॉइंट्स बना दिए। इसी तरह अगर आप कहेंगे इकोनॉमिक रिवाइवल है, आपने दूसरी वाली साइड बता दिया। पेपर में चूज एक साइड करनी है, मैंने लिख के दोनों साइडें दी हैं, बात समझ में आ रही है? चूज एक साइड करनी है, मैंने लिख के दो दी हैं साइडें, ताकि आप जिसकी साइड चूज करें आप कर सके। आपकी अपनी मर्जी है। कोई ये ना ना कहता मैम मैंने तो कहना था कि इकोनॉमिक रिवाइवल है, आपने तो सिर्फ डेट ट्रैप पढ़ाया है। ठीक है। तो मैंने दोनों ही कर दी हैं आप लोगों की साइड के, आपने जिस साइड पे भी जाना चाहें आप वहां पे मुड़ सकते हैं। ठीक है। बाकी इसके अलावा क्रिटिकल एनालिसिस है, बीच में रिकमेंडेशंस मैंने बता दी हैं। ठीक है। और लास्ट के ऊपर कंक्लूजन। डन हो गया। कोई सवाल है किसी का यहाँ पे तो बता दें, नहीं तो हम यहाँ पे क्लास को एंड करते हैं। बताएं, सवाल है किसी का? कोई समझ आई बात? कहानी समझ में आई है कि नहीं आई? महानूर बताएं, नम्रा आप बताएं, फ्रीदा क्लियर होगी बात? अब क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए भेजूंगी, क्वेश्चन अटेम्प्ट करके भेजना है आप लोगों ने, और साथ ऐसे की स्टेटमेंट भेजूंगी, ऐसे भी आपने करके भेजना है। ठीक है। ऐसे आउटलाइन, हाँ ऐसे आउटलाइन भी भेजूंगी ना, सारा भेजूंगी, ताकि देखें टॉपिक खत्म हो ना, बीच से निकले टॉपिक, हमारा निकले साइड पे हो। ऐसे की प्रैक्टिस भी हमारी हो जाए, तो हमारा क्वेश्चन भी अटेम्प्ट हो जाए, ताकि हमें पता हो कि हमारी कंप्लीट होती है। अब ये है कि पेपर तक, एग्जाम तक अगर हमने कोई नया बेल आउट पैकेज ले लिया तो पढ़ा दूंगी, अगर नहीं लिया तो कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेपर में आया, मलिहा लोधी ने दे दिया या किसी भी ऑथर का आ गया, तो वो मैं आपको बीच में लिंक सेंड करती रहा करूंगी कि भाई इसको रीड कर लें। ठीक है। आप इसको अपने पास रख लें, पढ़ लें इसको। ठीक है। ताकि आपका जो पेपर में टॉपिक है वो दोबारा जरा आपको फ्रेश हो जाए, रिफ्रेश हो जाए। ठीक है। तो बाकी अल्लाह खैर करेगा, अपना ख्याल रखें, दोबारा मुलाकात होती है। जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ मेरी क्लास है 10 बजे। काइंडली प्लीज आप सबने क्लास को ज्वाइन करना है। जो नए स्टूडेंट्स हैं वो भी ज्वाइन करेंगे, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं पब्लिक एड के वो भी ज्वाइन करेंगे। पुराने स्टूडेंट्स को मैं ज्वाइन इसलिए करवा रही हूँ कि अगर आप लोगों ने दोबारा से रिपीट करना है, रिवीजन करनी है, तो आप लोग रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अगर किसी ने रिवीजन नहीं करनी, कोई कहता है कि मैंने नहीं करनी बस मेरी हो गई है, तो वो फिर अपनी लास्ट क्लास का इंतजार करें जो जुमेरात को रखी हुई है। उसके बाद आपका पुराने स्टूडेंट्स का पब्लिक एड खत्म है। अगर कोई पब्लिक एड के अंदर न्यू बच्चा, कोई पुराना बच्चा रिवीजन करना चाहता है, वो ऐड हो सकता है, मुझे कोई मसला नहीं है क्लास में। लेकिन ये है कि वो फ्रेश स्टूडेंट्स के लिए क्लास मैंने रखी है, जो न्यू वाले हैं। जो ओल्ड वाले हैं उनके साथ तो क्लास मेरी जुमेरात को फाइनल है ना, आखिरी क्लास मैंने पढ़ानी है उसकी। अच्छा जी, ख्याल रखें अपना, इंशाल्लाह हमारी दोबारा मुलाकात होगी। कोई भी मसला हो तो आपने मेरे साथ मैसेज पे बात कर लेनी है, कॉल कर लें, मैसेज कर लें, आपकी अपनी मर्जी है। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, भाग जाए हुरत, भाग जाए आप सारे, मेरा मेरा गला थक गया अब। ओके जी, अल्लाह हाफिज।